नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों उद्धव ने बीएमसी चुनाव को बताया अग्नि परीक्षा। अजीत पवार के चिंतन शिविर का क्या है मकसद, संजय राउत के खिलाफ क्यों हुआ विरोध प्रदर्शन। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। अजीत पवार के चिंतन शिविर पर सामने आई नई सियासी तस्वीर। एनसीपी की बैठक से पहले होर्डिंग्स पर लिखा, जो हो गया सो गंगा में बहने दो, महाराष्ट्र के लिए एक हो जाओ। महायुति से डरे शिवसेना यूबीटी चीफ। मातोश्री में हुई बैठक में बोले, बीएमसी चुनाव हमारे लिए अग्नि परीक्षा, सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं। संजय राउत के आनंद दिघे पर दिए गए बयान पर बवाल। शिंदे कार्यकर्ताओं ने राउत का पुतला फूका, जमकर किया हंगामा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की तुलना हिटलर के मंत्री से की, बोले राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस। एक बार फिर निशाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट, बम की धमकी के बाद मचा हड़कंप। खबरों में सबसे पहले बात अजीत पवार की। बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने नागपुर में एक दिन का चिंतन शिविर लगाया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना और भावी पीढ़ी के लिए योजना बनाना शामिल है। ये चिंतन शिविर नागपुर में लगाया गया था और इसका मकसद पार्टी की संगठनात्मक और वैचारिक दिशा तय करना था। लेकिन यहां पर भी अजीत पवार ने शरद पवार का जिक्र करके बता दिया कि बीएमसी चुनाव से पहले चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले उनके साथ आ सकते हैं। दरअसल चिंतन शिविर में एक पोस्टर ने यह खुलासा किया, शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार की पार्टी में कर सकते हैं। चिंतन शिविर की जगह पर लगाए गए फ्लैक्स और होर्डिंग्स में लिखा है, जो हो गया सो गंगा में बहने दो, महाराष्ट्र हित के लिए साहिब, दादा ताई आप लोग फिर एक हो जाओ। पार्टी के मुंबई महासचिव राजू घुगे और दिनेश चंद्र हुलवले ने ये फ्लैक्स लगाया। इनकी इच्छा है कि अजीत पवार और शरद पवार एक हो जाए। फ्लैक्स पर आगे लिखा गया, आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे विनती करता हूं साहिब, यानी शरद पवार, दादा अजीत पवार, ताई सुप्रिया सुले, हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन हमें आपको साथ साथ देखना अच्छा लगेगा। जो हो गया सो गंगा में बहने दो, महाराष्ट्र हित के लिए साहिब, दादा ताई फिर से एक हो जाइए। देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से एक हो जाइए, फिर से एक हो जाइए और फिर से एक हो जाइए। यानी पिछले कई दिनों से ये चर्चा जारी है कि क्या दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस दल फिर से एक होंगे। हालांकि दोनों पक्षों के नेताओं ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों पवार फिर से एक हो जाए। कुछ नेताओं और विधायकों ने भी ये इच्छा जताई है। इसी संदर्भ में बैनर्स में भी सबका ध्यान आकर्षित किया, जहां पर इन दोनों यानी चाचा भतीजे को एक होने की सलाह दी गई। वैसे अजीत पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें आपसी सम्मान और राज्य की प्रगति को लेकर प्रतिबद्धता है। चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में पदाधिकारियों और पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से अलग होने का फैसला लिया था। इसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, एनसीपी बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन में है और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये कदम क्यों उठाया और पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव क्यों स्वीकार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा सत्ता या पद के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र को स्थिरता प्रदान करने और उसकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए किया। आपको बता दें कि अजीत पवार ने जुलाई 2023 में चाचा शरद पवार का साथ छोड़ दिया था, यानी पार्टी से बगावत करके उन्होंने उस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार में वो शामिल हो गए थे, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। अभी भी वो महायुति सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर है। एनसीपी के दो हिस्सों में बंटने के बाद से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। जब से विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, तभी से ये कयास और खबरें सामने आई कि शरद पवार कभी भी अपनी पार्टी का विलय अपने भतीजे एनसीपी की पार्टी में कर सकते हैं। खबरों में अब बात उद्धव के डर की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनावों को अपनी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि शिवसेना यूबीटी की ताकत और अस्तित्व की भी परीक्षा है।
ठाकरे ने अपने शाखा प्रमुखों की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को 227 वार्डों में पूरी ताकत से तैयारी करने और कोई भी वोट नजरअंदाज न करने की नसीहत दी। उनके इस बयान से साफ है कि वो बीएमसी में अभी से अपनी हार देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस इससे पहले कह चुके हैं कि इस बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर होगा, क्योंकि पिछली बार तो उद्धव गठबंधन में थे, इसलिए उनका मेयर नहीं बना और उन्होंने उद्धव की पार्टी से मेयर बना दिया। लेकिन इस बार बीजेपी ने जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ भी गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर गठबंधन पर औपचारिक घोषणा की जाएगी। खबरों की माने तो एमएनएस करीब 90 से 95 सीटों की मांग कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर गठबंधन पर औपचारिक घोषणा की जाएगी। खबरों की माने तो एमएनएस करीब 90 से 95 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सीट टू सीट बातचीत के बाद ये संख्या व्यवहारिक रूप से तय की जाएगी। शिवसेना यूबीटी के एक पदाधिकारी ने कहा है कि उद्धव ने सभी को तैयारी करने को कहा है। उन्होंने ये चुनाव अग्नि परीक्षा बताया और कहा है कि किसी भी हालत में बीएमसी में शिवसेना यूबीटी का महापौर यानी मेयर बैठना चाहिए। गठबंधन की घोषणा समय आने पर होगी, लेकिन अभी हर वार्ड में तैयारी शुरू होगी। बीएमसी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तो तेज है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं उससे साफ है कि वो काफी दबाव में हैं। खबरों में अब बात संजय राउत की। शिंदे की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दिवंगत नेता आनंद दिघे के बारे में अपमानजनक बयान दिए जाने के विरोध में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का पुतला फूका और जमकर हंगामा किया। ये विरोध प्रदर्शन आनंद दिघे के स्मारक और ईस्ट में जो उनका दफ्तर रहा है आनंद आश्रम, वहां पर किया गया। दिघे शिवसेना की ठाणे जिला इकाई के प्रमुख नेता थे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के गुरु माने जाते हैं। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन की बधाई देने के लिए एकनाथ शिंदे ने एक अखबार में विज्ञापन दिया था और इसी पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की एक छोटी सी तस्वीर थी और उनके बगल में दिघे की तस्वीर थी, जो पार्टी की जिला इकाई के प्रमुख थे। राउत ने कहा कि एक प्रिय सहयोगी होने के बावजूद आनंद दिघे पार्टी के उपनेता तक नहीं थे और पूछा क्या शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब उनकी तुलना बाला साहब ठाकरे से कर रही है। संजय राउत के इसी बयान को लेकर शिंदे गुट के कार्यकर्ता बिगड़ गए और उन्होंने जमकर बवाल काटा। संजय राउत से माफी की मांग की और संजय राउत का पुतला भी फूका गया, उनकी तस्वीरों को जूते मारे गए और साथ ही साथ कहा है कि अगर संजय राउत ने माफी नहीं मांगी तो यह हंगामा और आगे बढ़ेगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और उनकी नीति की तुलना नाजी मंत्री जोसेफ गोएबल्स के प्रोपेगेंडा से की। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फर्स्ट हो चुका है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक के अलंद विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम का ऐलान किया था। पूरा देश सदमे में था, सोच रहा था कि राहुल गांधी किस तरह का बम गिराने वाले हैं, लेकिन वो फुस हो गया। राहुल गांधी इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। राष्ट्रीय मीडिया के सामने लगातार इस तरह का झूठ बोलना एक कला है जो सिर्फ राहुल गांधी के पास है। वो कभी कोई सबूत नहीं देते, लेकिन ऐसे बोलते हैं जैसे उनके पास सब कुछ है। ये टेक्निक हिटलर के मंत्री जोसेफ गोएबल्स की है। बार बार झूठ बोलते रहो और शायद लोग इसे सच मानना शुरू कर दें, लेकिन राहुल गांधी ये तकनीक इस देश में काम नहीं करेगी। जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस ने राहुल के वोट चोरी पर फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है, वहीं एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी को झूठा करार दिया है। खबरों के आखिर में बात बम की धमकी की। बॉम्बे हाई कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस और एटीएस की टीमें फौरन हाई कोर्ट परिसर में अलर्ट मोड में नजर आई और वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर रवाना हुई और जांच जारी है। फिलहाल परिसर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन ये घटना हाल के दिनों में हाईकोर्ट को निशाना बनाकर की गई दूसरी धमकी है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस ने धमकी के बाद हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी और पूरे परिसर की बारीकी से तलाशी ली जा रही है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना 12 सितंबर को मिली इसी तरह की धमकी के बाद सामने आई है। उस वक्त भी एहतियातन पूरी इमारत खाली कराई गई थी और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे
बावजूद इसके कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। लगातार मिल रही धमकियों से सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट लेवल और बढ़ा दिया और ये धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब देश के कई हाई कोर्ट्स को भी इसी तरह की झूठी धमकियों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जो बाद में झूठी खबर निकली। इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट को भी ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। सुरक्षा दलों ने वहां भी गहन तलाशी अभियान चलाया था और बाद में इसे झूठी धमकी बताया। ये इस साल जून के बाद से गुजरात हाई कोर्ट को मिली तीसरी फर्जी धमकी थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता और बढ़ गई है। मुंबई पुलिस और एटीएस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हों। वहीं जांच एजेंसियों ने धमकी देने वाले स्रोत का पता लगाने की कोशिश की है ताकि लगातार हो रही इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा मानकों को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को बढ़ाया गया है और विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे फर्जी कॉज का मकसद प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था को बाधित करना है। इसलिए जांच एजेंसियां टेक्निक रूप से इसकी ट्रैकिंग कर रही हैं और साइबर सेल भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।